ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, दैट इज द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये ऐसी प्रोविजो है, या तो बच्चा इसको छोड़ के जाता है, या बच्चा अगर करके जाता है तो बच्चे के समझ में कुछ भी नहीं आता। और एग्जाम में कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ चुके हैं, कई बार। तो इसको हम डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, पहले मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करूंगा कि ये प्रोविजो गवर्नमेंट क्यों लेकर आई, उसके बाद समझेंगे प्रोविजो है क्या। ठीक है रे, इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब पहली बात ना, प्रोविजो का मतलब समझो कि प्रोविजो का मतलब क्या है। प्रोविजो मींस एक्सेप्शन। इट मींस सेक्शन 48 ने कहा, सेक्शन 48 ने कहा कि गेन निकालने के दो तरीके हैं। अगर शॉर्ट टर्म होगा तो कैसे निकालेंगे, सेल प्राइस माइनस ईओटी, और लॉन्ग टर्म होगा तो सेल प्राइस माइनस आई कोआ माइनस आई कोई माइनस ईओटी। ठीक है। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जो आपने पढ़ा ना, उसकी एक्सेप्शन है ये प्रोविजो। मतलब गेन हम वैसे नहीं निकालेंगे जैसे वहां पे है, इस केस में गेन निकालने का तरीका अलग है। अब ये गेन निकालने का तरीका अलग क्यों है, किस केस में है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, ये सारी बातें हमें देखनी है। अब अगर मैं फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 की बात करूंगा, इसका पहले बैकग्राउंड सुनो, एक्चुअल में गवर्नमेंट लेकर क्यों आई। अब मुझे नहीं पता आपको आइडिया या नहीं है, 1991 से लेकर 1994 तक इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह जी, या मैं यूं कहूं सरदार मनमोहन सिंह जी। मतलब 1991 से लेके 1994 तक हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे एमएमएस या एसएमएस, मतलब मिस्टर मनमोहन सिंह जी या सरदार मनमोहन सिंह जी हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे जी। अब प्लीज ध्यान सुनना प्लीज, हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हाँ। अब प्लीज सुनो सही नालायकों, अब सुना ध्यान से। अब जब वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने, जब हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने, उस टाइम इंडिया डेब्ट ट्रैप में डूबा हुआ था। मतलब इंडिया ने वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हर कंट्री का पैसा देना था, और देश के फॉरेन रिजर्व बिलियंस ऑफ डॉलर नेगेटिव में थे, बिलियंस ऑफ डॉलर नेगेटिव में। मतलब देश के हालात बिल्कुल खराब थे। 1991 में देश के हालात ऐसे थे कि अगर आप सड़क पे चलते थे, सड़क चलते चलते गुम हो जाती थी, और फिर बाद में पता लगता था कि वो सड़क थी, वो बीच में गड्ढा था। ये हालात थे देश के, मतलब 1991 में। और जब मनमोहन सिंह जी देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा देश ऐसे तो नहीं चलेगा जी। और मे भी अगर आपने पढ़ा हो इकोनॉमिक्स के अंदर भी कि 1991 में इंडिया में ही ग्लोबलाइजेशन की एंट्री हुई। तो मेनली एक्चुअल में जो मनमोहन सिंह जी थे ना सर, वो चाहे बोलते थोड़ा कम थे, बट 91 में बहुत सारे काम किए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में 91 में आना स्टार्ट हुई, उससे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं थे। अभी मैंने क्या बोला, 91 में इंडिया के फॉरेन रिजर्व नेगेटिव में थे ना, 1992 में एक साल के अंदर अंदर 46 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व पॉजिटिव में चले गए मनमोहन सिंह जी के आने के बाद। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर मनमोहन सिंह जी ऐसा करते क्या थे। मनमोहन सिंह जी क्या करते थे, हर बजट से पहले फॉरेनर से मीटिंग करते थे, और फॉरेनर से पूछते थे कि बताओ तुम हमारी कंट्री में क्यों नहीं आते, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, और जो तुम्हें प्रॉब्लम है तुम हमें बताओ और हम तुम्हारी प्रॉब्लम सही करेंगे, तुम इन्वेस्टमेंट करो। सबसे खास बात मनमोहन सिंह जी की यह थी। मतलब 91 में जब उनका बजट आना था, सबसे पहले उन्होंने फॉरेनर से मीटिंग की, फॉरेनर से पूछा कि आप यहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे, क्या रीजन है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, उसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे, आपको जो प्रॉब्लम है आप हमें बताओ, हम तुम्हारी प्रॉब्लम बजट में सही करेंगे, और जैसे ही सही करेंगे तुम इन्वेस्टमेंट कर देना। आपको मैं उस टाइम का बता रहा हूं, 91 में बता रहा हूं क्या हुआ था। अब 91 में एक मीटिंग चल रही थी, मान लो मैं मिस्टर मनमोहन सिंह जी हूं जी, इमेजिन कर लो मैं मिस्टर मनमोहन सिंह जी और आप सब ना मान लो फॉरेनर्स हो, आप सब फॉरेनर्स हो। मुझे पता आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, बट फिर भी कोई बात नहीं, मतलब कई बार इमेजिन करना पड़ता है अपनी उससे ऊपर जाके सोच से।
आप सब क्या हो? फोन या ठीक है ना, आप सब हो फोनर्स। ठीक है, इमेजिन कर लिया जी। अब मैं मिस्टर मनमोहन सिंह जी हूं जी। अब मैं मनमोहन सिंह जी हूं तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि बताओ आपको प्रॉब्लम क्या है? हमारी छुट्टी नहीं हो रही, बस यही तो ना, इमेजिन ही नहीं कर पा रहे। हमारी छुट्टी नहीं हो रही, मम्मी ने आलू प्याज की सब्जी दे दी है, आलू गोभी बनाई नहीं आज, चटनी डाली नहीं है, अचार डाल दिया, मतलब यही सोच है बस कि खाने में क्या आएगा और खाने में क्या जाएगा। नालायक बातें चल रही हैं देश को आगे बढ़ाने की, हमारी छुट्टी नहीं हो रही, हमारी सब्जी कब आई, हमारी सब्जी ज्यादा आई है, बहन तू क्या लाई है, बहन मैं क्या लाया हूं। थोड़ा बड़े सोचो, इमेजिन करो, आप बन सकते हो देश के फाइनेंस मिनिस्टर। कल मैंने एक स्टूडेंट की स्टेटस पे बोल गई थी, मतलब स्टूडेंट फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने जा रही है, तो ऐसे हैं सर कई बच्चे, मतलब नॉलेज अगर आपके अंदर, आप कहीं भी पहुंच सकते हो ना। अब उसकी मीटिंग है फाइनेंस मिनिस्टर थोड़े दिनों के बाद, तो उसने कल थैंक यू वैसे मुझे भेजा था, तो अच्छा लगता है कि मतलब बच्चे इतने आगे पहुंच रहे हैं। तो मतलब फाइनेंस में एक्चुअली में वो किसी आर्टिकलशिप कर रही है किसी कंपनी में, उसकी मीटिंग थी सीबीआईसी, जो सीबीआईसी होता है ना, उनके चेयरमैन से मीटिंग थी। 10 मिनट का टाइम था मीटिंग की, 40 मिनट तक मीटिंग चली उसकी नॉलेज के चक्कर में कि उसकी नॉलेज इतनी बढ़िया थी। फिर उसने बोला कि सर अब मेरी कुछ दिनों में फाइनेंस मिनिस्टर से ही मीटिंग है। तो मतलब प्राउड फील होता है अपने आप को कि हाँ भाई आपका बच्चा वहां पहुंच गया। तो नॉलेज आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। ये नहीं है कि हम इमेजिन नहीं कर पा रहे, क्या आप किस दिन कहां पहुंच जाओ सर, किसी को कुछ नहीं पता, यू नेवर नो। सर मैं सही बता रहा हूं, अगर इंसान के अंदर कैलिबर है आप कहीं भी जा सकते हो। चलो वापिस आओ, नहीं तो फिर फ्लो के अंदर बैठ जाऊंगा, फिर पता लगे अच्छा क्लास कल करेंगे फिर अब मेरे को रोक लिया करो, जैसे ही मैं करूं अरे सर वापिस आओ ऐसा कर दिया करो, एकदम झटके से रोक दिया मेरे को। ठीक है, हाँ अब प्लीज सुनना ध्यान से। तो मनमोहन सिंह जी की बात चल रही थी, तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, डॉक्टर साहब ने मीटिंग बुलाई फॉरेनर्स की, उन्होंने पूछा बताओ भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। अब आप में से ना मान लो एक फॉरेनर ने हैंड रेस किया, उसने कहा साहब मुझे एक प्रॉब्लम है और मैं जानता हूं कि हमारी कंट्री के लोग आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते, मैं प्रॉब्लम बताना चाहता हूं। तो सरदार साहब ने बोला भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो इस बच्चे ने प्रॉब्लम बताई है, एक फॉरेनर है, मैं मनमोहन सिंह जी हूं, ये अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, आप सब लोगों की क्या प्रॉब्लम है, रिप्रेजेंटेटिव है आप सबका, आप सबके बिहाफ में प्रॉब्लम बता रहा है। इसने कहा सर मुझे एक प्रॉब्लम है। मैं कहा बताओ जी। कहता सर एक बात बताओ, मैं आपकी कंट्री में ना $1,00,000 लेकर आया। मैं कहा ठीक है। कहता जिस टाइम मैं आपकी कंट्री में $1,00,000 लेकर आया ना, उस टाइम $1 का प्राइस था 50 रुपए। मैं कहा ठीक है। तो कहता मुझे कितने रुपए मिलेंगे। तो मैं कहा $1,00,000 लेकर आए, 50 रुपए पर डॉलर है तो आपको 50 लाख मिलेंगे। कहता ठीक है सर। कहता आपके इंडिया में ना कंपनी है रिलायंस कंपनी। मैं कहा हाँ जी है। कहता उस कंपनी का ना शेयर प्राइस चल रहा है 500 रुपए का पर शेयर। तो मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, तो मैंने उस कंपनी के शेयर लेने हैं, तो मुझे कितने शेयर मिलेंगे। तो मैं कह रही 50 लाख रुपए है, 500 का शेयर है, तो 10,000 शेयर आपको मिल जाएंगे। कहता ठीक है सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। कहता 3 महीने के बाद क्या हुआ, 3 महीने के बाद क्या हुआ कि एक शेयर जो हो गया वो 600 रुपए का हो गया, 600 रुपए का पर शेयर हो गया। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, शेयर प्राइस बढ़ गया। और कहता $1 का प्राइस जो है ना, $1 हो गया 65 रुपए का। क्या पॉसिबल है? यस। रुपी डेप्रिशिएट होता है, डॉलर एप्रिशिएट होता है, $1 65 रुपए का हो गया। कहता अब मुझे शेयर बेचना है, तो मेरे शेयर कितने के बिकेंगे। तो मैं कहा 10,000 शेयर हैं, 600 का बेचोगे तो 60 लाख रुपए के तुम्हारे शेयर बिक जाएंगे। कहता अब सुनना मेरी प्रॉब्लम क्या है। कहता सर मैंने शेयर कितने के बेचे। मैं कहा 60 लाख के। कहता मैंने लिए कितने के थे। मैं कहा 50 लाख के। कहता प्रॉफिट कितना आ गया। मैं कहा 10 लाख पे। कहता डिपार्टमेंट मुझे कह रहा है 10 लाख पे कैपिटल गेन टैक्स लाओ। तो मैं कहा वो तो भाई देना पड़ेगा ना, भाई शेयर इज ए कैपिटल एसेट। 60 लाख के बेचे, 50 लाख के प्रॉफिट कॉस्ट है, तो 10 लाख पर तो कैपिटल गेन टैक्स आएगा। कहता ये प्रॉब्लम नहीं है। कहता प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे 10 लाख पे कैपिटल गेन टैक्स पे करना है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि अब अगर मैं आपकी कंट्री से अपनी कंट्री में वापस जाना चाहता हूं तो आप मुझे कितने डॉलर दोगे। तो मैं कहा कितने डॉलर दोगे। मैं कहा 60 लाख रुपए तुम्हारे हाथ में हैं, 65 रुपए का $1 है, कन्वर्ट कर लो। कितने आएंगे जी, कितने आएंगे। 92,308।
मतलब 92,000 ना अप्रोक्सीमेट इतने मान लेते हैं। अब प्लीज ध्यान सुना, कहता सर मेरे को प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आज आपका देश छोड़ के अपनी कंट्री में वापस जाना चाहूं तो आप मुझे कितने डॉलर दोगे? तो गवर्नमेंट ने कहा भाई तूने 60 लाख के शेयर बेचे, 65 रुपए का एक प्राइस है, तो 60 लाख डिवाइड बाय 65 कितना हो गया? 92,000 डॉलर निकल के आ गया। कहता अमर ये प्रॉब्लम है। कहता एक बात मुझे बताओ यार, कि मैं तुम्हारी कंट्री में आया, 1 लाख डॉलर लेकर आया और लेकर जाऊं मैं 92,000 डॉलर, ऊपर से 10 लाख पर मैं टैक्स भी देकर जाऊं, मैं पागल हूं क्या? मैं पागल हूं क्या? मतलब एक तो 8,000 डॉलर कम लेके जाऊं, 8,000 डॉलर का तो वो नुकसान, और दूसरा 10 लाख पे कैपिटल गेन भी टैक्स देके जाऊं। भाई साहब मैं क्यों आऊं तुम्हारी कंट्री में? एक रीजन बता दो मैं क्यों आऊं तुम्हारी कंट्री में। सरदार साहब ने कहा बात तो सही है, ऐसा होता है, डॉलर एप्रिशिएट करेगा, रुपी डेप्रिशिएट करेगा, डॉलर एप्रिशिएट होने से डॉलर कम हो जाएंगे, कैपिटल गेन तो बढ़ेगा। अब जब सरदार साहब ने प्रॉब्लम समझी, उन्होंने कहा सर आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन है, ऐसा होता है, और अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ही कैपिटल गेन के चैप्टर में सेक्शन 48 की फर्स्ट प्रोविजो लेकर आए। और फर्स्ट प्रोविजो में सरदार साहब ने क्या लिखा? उन्होंने पहली लाइन के अंदर लिख दिया कि हम नॉन रेजिडेंट के, एनआर के कैपिटल गेन निकालने का तरीका ही चेंज कर देंगे। इट मींस अगर कोई एनआर इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स बेचेगा, अगर कोई एनआर इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर बेचेगा, उसके कैपिटल गेन हम इंडियन करेंसी में अब कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, हम फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करेंगे। अब सोच के मुझे बोलना, अगर मैं फॉरेन करेंसी में कैपिटल गेन निकाल लूं तो सेल प्राइस 60 लाख रुपए आएगा या 92,000 डॉलर आएगा? अभी आपने निकाला ना, 60 लाख डिवाइड बाय मान लो प्राइस उस दिन का 65 रुपए है, तो कितना आ गया? 92,000 डॉलर ना। अब देखो सेल प्राइस कितना आ गया? अप्रोक्सीमेट 92,308 डॉलर। परचेज प्राइस कितना था जी? 1 लाख डॉलर था ना, परचेज प्राइस था 1 लाख डॉलर। अब सोच के बोलना प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया? लॉस आ गया ना। 7,000 डॉलर के अप्रोक्सीमेट, उस डॉलर को दूसरी उसको रुपीज से मल्टीप्लाई कर देगा, रुपीज में लॉस आएगा, उस लॉस को दूसरी इनकम से खत्म करेगा, वो इनकम भी कम हो जाएगी। बताओ फॉरेनर को फायदा है या नुकसान है? फायदा है, क्योंकि सर अगर रुपीज में वो गेन निकाल रहे हैं, फिर 10 लाख रुपए के गेन आ रहे हैं। नहीं यार ये बात समझ, 60 लाख माइनस 50 लाख, 10 लाख के गेन है। और अगर वो डॉलर में गेन निकाल रहे हैं तो नुकसान हो रहा है उसको। नहीं यार सर सेल प्राइस 60 लाख डिवाइड बाय 65, 92,000 अप्रोक्सीमेट मान लो, 92,000 डॉलर का सेल प्राइस, 1 लाख डॉलर का परचेस किया था, तो 8,000 डॉलर का नुकसान ना। इस 8,000 डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट कर लो, मान लो 60 रुपए का प्राइस दिया है, तो 8,000 मल्टीप्लाई 60 कितना हो गया? 2,40,000 रुपए का लॉस। अब कमाल की बात देखो, कहां 10 लाख का फायदा आ रहा था, कहां 10 लाख का फायदा था और कहां 2,40 का लॉस आ रहा है। उस 10 लाख पे टैक्स देना पड़ता, इस 2,40 के लॉस को दूसरी इनकम से खत्म करोगे, वो इनकम भी कम होगी और टैक्स तुम्हारा कम आएगा। मैं एक बात सिंपल सी कह रहा हूं, आप मेरे को ये बताओ जी, 60,000 का सेल प्राइस है, सेल प्राइस है। इस सेल प्राइस को अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करते हो, 1 डॉलर का प्राइस 65 रुपए है, तो अगर मैं कहूं 60 लाख रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? 60 लाख डिवाइड बाय 65 ऐसे ही करोगे ना। कितने डॉलर आ गया जी? 92,000 मान लेता हूं, ये डॉलर आ गया, ठीक है। आपने शेयर परचेस कितने के किए थे? 50 लाख के ना। शेयर का प्राइस उस टाइम डॉलर का प्राइस कितना था? 50 रुपए। तो 50 लाख डिवाइड बाय 50 कितना हो गया? 1 लाख डॉलर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपने ये शेयर 1 लाख डॉलर के परचेस किए थे? पहले मेरे को ये बताओ, यस या नो? सेल कितने का किए? 92,000 डॉलर के, और खरीदे कितने के थे? तो आपको फायदा हो रहा है डॉलर में या नुकसान हो रहा है? कितने का नुकसान हो रहा है? 8,000 डॉलर का आपको हो गया नुकसान। अब गवर्नमेंट ने कहा देख विवेक, इसको अब तो रुपीज में कन्वर्ट कर ले। भाई अभी तो डॉलर में नुकसान आया ना, और इंडिया में नुकसान चलता है रुपीज में, इंडिया में गेन चलेगा रुपीज में। इसने कहा सर इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं? तो गवर्नमेंट ने कहा तुझे एक रेट दिया होगा, उस रेट से कन्वर्ट कर ले। मान लो उस दिन का रेट दिया होगा 60 रुपए,
उस दिन का रेट कितना दिया हुआ है 60 रुपए। तो अगर 60 रुपए है तो 60 मल्टीप्लाई कर कितना आ गया 2 लाख, सॉरी मैंने मेरे ख्याल 240 बोल दिया था, 4,80,000 रुपए का आपका नुकसान आ गया। अब ये 480 का फायदा नुकसान है। अब देखना फॉरनर अगर रुपीज में गेन निकाल रहा है तो 10 लाख रुपए के गेन आ रहे हैं। सर अगर फॉरनर रुपीज में कैलकुलेशन कर रहा है तो 60 लाख माइनस 50 लाख ना, नहीं आ रही यार बात समझ, 60 लाख माइनस 50 लाख, 10 लाख के गेन आ रहे हैं, लॉस आ रहे हैं, गेन। और अगर वो डॉलर में कैलकुलेशन कर रहा है तो लॉस आ रहे हैं कितने के 480 के। अब 10 लाख पर टैक्स देना और 480 के लॉस को दूसरी इनकम से खत्म कर देना, और इनकम कम हो गई, टैक्स और कम हो गया। नहीं यार बात समझ भाई, 480 का लॉस है, 480 का लॉस है, आपने सेट ऑफ का चैप्टर पढ़ लिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन दोनों से खत्म हो जाते हैं। अब सोच के बोलना अगर 480 के लॉस हैं, इससे आपके दूसरे गेन खत्म होंगे नहीं होंगे? अगर मान लो दूसरे गेन भी हैं तो खत्म कर दोगे ना, तो क्या आपका 480 के लॉस पे टैक्स नहीं बचेगा? बचेगा। कहां 10 लाख पे टैक्स देना पड़ता, कहां 480 का और टैक्स बच रहा है। फॉरनर को फायदा दिया नुकसान दिया, ये मनमोहन सिंह जी थे। अगर और कोई इनकम नहीं है तो भी फायदा है सर, आपका लॉस आ गया आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो। 8 साल है ना सर, 8 साल है ना, बट ये तो नहीं है कि 10 लाख की इनकम आ गई। भाई वहां तो 10 लाख की इनकम आ रही है सादी सादी, भाई 60 लाख के बेचे, 50 लाख के प्रॉपर्टी खरीदे थे, 10 लाख पर गेन। तो गवर्नमेंट कह रही भाई साहब ऐसे नहीं करेंगे, हम तुम्हारी भावनाएं समझ रहे हैं, इसमें हमारा देश भी कुछ नहीं कर सकता। हमारा देश है ही ऐसा कि डॉलर हमेशा एप्रिशिएट होता है। अब अगर डॉलर एप्रिशिएट होने से तुम्हारे डॉलर कम हो रहे हैं तो हम तुम्हें फायदा ये दे रहे हैं कि जाओ तुम कैपिटल गेन अपना डॉलर में निकाल लो, और जो भी तुम्हारा गेन होगा तो तुम टैक्स पे कर देना, लॉस होगा तो दूसरी इनकम से खत्म कर देना। तो फॉरनर ने कहा अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इंडिया में आ सकते हैं। इसके बाद फॉरनर ने इंडिया में आना स्टार्ट किया, और आज जो फॉरनर इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोच के बोलना जब वो इंडियन शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट करने के बाद शेयर बेचते होंगे, उनके कैपिटल गेन नॉर्मल निकलते होंगे या इस प्रोविजन में निकलते होंगे? इस प्रोविजन में, ये स्पेशली फॉरनर के लिए है। आज सबके कैपिटल, अच्छा डॉलर मत बोलो, मैं डॉलर एग्जांपल दे रहा हूं, जिस करेंसी का वो रहने वाला है, जिस कंट्री का वो रहने वाला है, उस कंट्री की जो करेंसी होगी उस करेंसी में निकलेंगे। अगर येन है तो येन, पाउंड है तो पाउंड, डॉलर है तो डॉलर, वो जो भी कंट्री का होगा उस कंट्री के अकॉर्डिंग निकलेंगे जी। अब बस में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर जब हमें कैपिटल गेन निकालने पड़ेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे? कन्वर्जन रेट। भाई जैसे अभी तो आपने बोल दिया ना 65 रुपए 60 रुपए, तो अगर जो हमें कन्वर्जन रेट चाहिए होंगे तो वो कन्वर्जन रेट हम कहां से लाएंगे? वो रूल 115A है, उसमें डिफाइन किए हुए हैं, उसमें बताए गए हैं कि हमें कन्वर्जन रेट कौन से लेने हैं। मैं आपको बताता हूं, एक बात में सोच के बताना चाहिए। आज आपको पता है जब भी आप बैंक में जाते हो ना, तो बैंक में ना जो नेशनलाइज बैंक होते हैं, जो शेड्यूल बैंक होते हैं, तो बैंक में यहां पे एक स्क्रीन चल रही होती है बड़ी सी, उसमें डॉलर के प्राइस आ रहे होते हैं। अगर आप कभी गए हो बैंकों में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए हो कभी, ठीक है, या पीएनबी में अच्छे बैंक के पास गए हो, तो वहां पे ना एक स्क्रीन चल रही होती है, उसमें डॉलर के प्राइस आ रहे होते हैं। और हमेशा 2 प्राइस होते हैं बैंक वालों के, 2 प्राइस होते हैं, एक तो होता है बाइंग रेट, एक होता है सेलिंग रेट। क्या होता है जी? एक होता है सेलिंग रेट। बाइंग रेट को हम प्रैक्टिकली बोलते हैं, वैसे ये आपको अच्छे से समझ में आएगा एफएम के अंदर। एफएम में आपने सारी गेम इसकी खेलनी है। बाइंग रेट को हम टेक्निकली बोलते हैं बिड रेट। क्या रेट? बिड। और सेलिंग को हम बोलते हैं आस्क रेट। क्या बोलते हैं? आस्क रेट। तो 2 रेट होते हैं, एक तो बिड रेट और एक आस्क रेट, बाइंग रेट और सेलिंग रेट। अब बच्चे कह रहे सर इसका मतलब क्या होता है? बाइंग रेट का मतलब क्या है और सेलिंग का मतलब क्या है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे। मान लो मैं एक बैंक हूं जी, आप बैंक, मैं एक बैंक हूं, तो आप बैंक में आए, एक डॉलर का बाइंग रेट चल रहा है 60 रुपए, $1 का सेलिंग रेट चल रहा है 65 रुपए। ये आपको रेट दिया हुआ है, बाइंग रेट अलग दिया हुआ है, सेलिंग रेट अलग दिया हुआ है। अब बच्चा कह रहा है सर भाई हमें कन्वर्ट करना है सेल प्राइस परचेज प्राइस, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? मतलब इन दोनों में से कौन सा रेट हम लेंगे, बाइंग रेट या सेलिंग रेट?
उसको देखने से पहले हम ये समझें कि बाइंग और सेलिंग का मतलब क्या होता है। पहले समझे, फिर आपको बता दूंगा कौन सा रेट लेंगे। एक बात बताना जी, मान लो, एक बात बताना जी, मान लो आप कहते हो सर हमें ना यूएस से घूमने जाना है। अच्छा, अगर हम सब यूएस घूमने के लिए जाएं तो क्या वहां पे रुपीस चल जाएंगे? वहां पे क्या चलेंगे? डॉलर। हमारे पे, हमारी जेब में क्या है? अब सोच के बोलना, मान लो हमारी जेब में ये 100 रुपए का मतलब रुपीस है, मान लेते हैं ये रुपीस है। अब अगर हमारी जेब में रुपीस हैं तो यूएस में क्या ये पैसे चलेंगे? यूएस में क्या चलेंगे? अब रुपीस हमारे पास हैं, हमें डॉलर चाहिए, तो डॉलर हमें कौन देगा? डॉलर देगा बैंक, या तो मनी चेंजर, जो मनी चेंजर एजेंट होते हैं, या कौन देगा? बैंक देगा, जो मनी चेंज करते हैं। अब मैं बैंक के पास गया, मान लो मैं भी आपके साथ ही हूं, हम सब हैं, हम बैंक के पास जा रहे हैं, हमें ना हमारे पास रुपीस हैं, सबने रुपीस इकट्ठे किए, हमें चाहिए डॉलर, आओ बैंक के पास चलते हैं। अब मैं बैंक के पास गया तो मैंने बैंक से पूछा, मैं कहा बैंक 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 ने कहा हाँ। मैं कहा बैंक हमें, हमारे पास ना रुपीस हैं, हमें ना डॉलर चाहिए, तो आप हमें डॉलर दे दोगे? तो बैंक कह रहा बिल्कुल डॉलर दे देंगे। अब सोच के बोलना, बैंक हमें डॉलर देगा तो बैंक हमें डॉलर मतलब हमसे डॉलर बाय करेगा या हमें डॉलर सेल करेगा? बैंक क्या करेगा? सेल करेगा, डॉलर सेल करेगा। तो बैंक मुझे कहता है विवेक, मतलब जितना हम, बैंक मुझे कहता है विवेक हम तुम्हें $1 देंगे और तुमसे 65 रुपए लेंगे। हम तुम्हें $1 देंगे और बदले में 65 रुपए लेंगे, मतलब 65 रुपए का $1 बेचेंगे। अब मान लो 65 रुपए का $1 बेचेंगे तो ये है जी 130 रुपए, ये मान लो 130 रुपए है, सोच के बोल देना जी 130 रुपए हैं जी। अब मैं बैंक को कितने रुपए दे दूं? 130 रुपए, और बैंक मुझे कितने दे देगा? $2। अब बैंक को 130 रुपए मैंने दे दिए जी, और बैंक ने मुझे मान लो ये $2 मुझे दे दिए। अब ये $2 मेरे पास आ गए, हमारे पास $2 आके चले यूएस से, चले चले जी, चल चलते हैं, अभी चलते हैं। अब $2 आ गए जी, $2 आ गए, और बैंक की जेब में कितने रुपए चले गए? 130 रुपए। अब हम यूएस अपना घूम फिर के अपना आराम से आए, अपना घूम फिर के अपना यूएस अपना हो गए, अपना मस्त एकदम एंजॉय करके $2 में। और कमाल की बात देखो सर, $1 बच गया, मतलब पूरा यूएस हम $1 में घूमा है। कोई ऐसा इंसान? मतलब ही। अब $1, प्लीज ध्यान सुना, $1 बच गया। अच्छा, $1 अगर बच गया तो क्या अब ये डॉलर इंडिया में चल जाएगा? भाई अगर मैं आज मान लो $1 मेरे पास है, रुपीस नहीं है, ये डॉलर है। अगर मैं आज मान लो हमारी गली में एक अंकल की दुकान है, अंकल अंकल एक टोंड दूध का पैकेट देना, तो $1 क्या मुझसे वो ले लेंगे? ये इंडिया में क्या चलता है जी? मेरे पास क्या है? अब मुझे लाने हैं रुपीस, मुझे लाने हैं रुपीस। अब कहां जाना पड़ेगा? बैंक के पास। अब मैं बैंक के पास गया, फिर दोबारा से अब मैं बैंक के पास गया, फिर मैंने बैंक को बोला, मैं कहा बैंक 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 ने कहा हाँ भाई अब क्या हुआ? मैं कहा बैंक मेरे पास ना डॉलर है, मुझे रुपीस चाहिए। अब बैंक मेरे पास डॉलर है, मुझे रुपीस चाहिए, तो बैंक अब डॉलर सेल करेगा बाय करेगा? अब बैंक क्या बोलेगा कि मैं $1 लूंगा और बदले में 60 रुपए दूंगा। मैं $1 लूंगा और बदले में 60 रुपए दूंगा, क्योंकि बैंक का बाइंग रेट जो डॉलर का वो 60 रुपए है। मतलब बैंक डॉलर बाय कितने में करता है? 60। सेल कितने में करता है? तो बैंक प्रॉफिट कितने कमा रहा है? 5, क्योंकि बैंक भी बिजनेसमैन है, बैंक भी एक बिजनेसमैन है ना। तो बैंक डॉलर मुझसे लेगा और मुझे 60 रुपए दे देगा जी, और अगर बैंक डॉलर सेल करेगा तो मुझसे 65 रुपए ले लेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बाइंग और सेलिंग का? पक्का पक्का। अब मुझे बैंक के हमारे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारा तो कोई रेट ही नहीं है ना, रेट तो बैंक का ही होगा। अब एक बात मैं सोच के बताऊं जी, अब बाइंग रेट का मतलब समझ में आ गया कि बैंक डॉलर कितने का बाय करेगा, सेलिंग का मतलब समझ में आ गया कि बैंक डॉलर कितने का सेल करे। अब बच्चा कह रहा है सर ये बाइंग और सेलिंग का मसला तो समझ में आ गया, बट हमें इसमें से फिर रेट लेना कौन सा है? जैसे हमारा परचेज प्राइस है शेयर का 50 लाख रुपए, अभी आपने बताया, तो उस 50 लाख रुपए को हम डिवाइड किससे करेंगे? मतलब 60 से डिवाइड करें, 65 से डिवाइड करें, किससे? अब गवर्नमेंट कहती है सुनो, 2 मिनट सुन लेना, ये समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब गवर्नमेंट कहती है सुन विवेक मेरी बात, अगर किसी एनआर ने इंडियन कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो जिस दिन उसने खरीदे होंगे ना, उस दिन बैंक के 2 रेट होंगे। उस दिन बैंक के 2 रेट चल रहे होंगे, कौन कौन से? बाइंग और। तो जो उनका एवरेज होगा
जो उनका एवरेज होगा परचेज प्राइस को, तो उससे कन्वर्ट कर लियो। अब सोच के बोलना 60 और 65 एवरेज क्या आएगा 62.5, तो जो परचेज प्राइस होगा ना उसको डिवाइड करेंगे 62.5 से। क्लियर है जी? एक बार दोबारा बोल रहा हूं, पर एक लाइन सुन लेना जी। परचेज प्राइस कन्वर्ट होगा परचेज के दिन के एवरेज से। मैंने क्या बोला? परचेज प्राइस कन्वर्ट परचेज के दिन के एवरेज से। परचेज के दिन के 2 रेट होंगे, उसका एवरेज निकाल के उससे कन्वर्ट करना है। सेल प्राइस कन्वर्ट होगा सेल के दिन के एवरेज से। सेल प्राइस कन्वर्ट होगा सेल के दिन के एवरेज से। दोबारा बोलो, परचेज प्राइस कन्वर्ट होगा परचेज के दिन के एवरेज से, सेल प्राइस कन्वर्ट होगा सेल के दिन के एवरेज से। आप सब जानते हो इंप्रूवमेंट तो शेयर्स में होती नहीं, इंप्रूवमेंट तो शेयर्स में होती नहीं, बट क्या एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर होते नहीं होते? तो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर भी कन्वर्ट होंगे सेल के दिन के एवरेज से। आपको मैंने पहले भी कहा था एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर नॉर्मली कब इंकर करते हैं? जब सेल करते हैं। तो जिस दिन आपने सेल की होगी उस दिन के एवरेज से कन्वर्ट होंगे। मतलब रटने वाला बच्चा ये बात ध्यान दे, जैसे सेल प्राइस कन्वर्ट किया ना, सेम आपको एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर भी कन्वर्ट करना है, मतलब सेल के दिन के एवरेज से। ठीक है जी? अब मेरे पीछे बोलोगे, पहले मैं फिर आप कंक्लूड करते हैं। परचेज प्राइस कन्वर्ट होगा परचेज के दिन के एवरेज से। परचेज प्राइस कन्वर्ट होगा परचेज के दिन के एवरेज से। सेल प्राइस कन्वर्ट होगा सेल के दिन के एवरेज से। सेल प्राइस कन्वर्ट होगा सेल के दिन के एवरेज से। ईओटी भी कन्वर्ट होगा सेल के दिन के एवरेज से। ईओटी भी कन्वर्ट होगा सेल के दिन के एवरेज से। जय माता दी, जय माता दी। हाँ, मजा आ गया सर। पल्ले कुछ नहीं पड़ा किसी के सर, मजा आ रहा था बोलने में। क्या बोल रहे हैं नहीं पता, क्या कुछ पता लगा क्या बोल रहे हैं? क्या बोला, एक बार दोबारा बोलना। परचेज प्राइस कन्वर्ट होगा परचेज के दिन के एवरेज से। सेल प्राइस कन्वर्ट होगा सेल के दिन के एवरेज से। ईओटी भी कन्वर्ट होगा सेल के दिन के एवरेज से। क्या बात है, जबरदस्त, आग लगा दिया आपने तो। हाँ, अब एक बात में सोच के बताना, अब प्लीज 2 मिनट की बात रह गई, 2 मिनट की बात रह गई। सेल प्राइस कन्वर्ट कर दिया सेल के दिन के एवरेज से, आपका सेल प्राइस डॉलर में आ गया। कोवा कन्वर्ट कर दी परचेज के दिन के एवरेज से, वो भी डॉलर में आ गई। ईओटी कन्वर्ट कर दिया सेल के दिन के एवरेज से, वो भी डॉलर में आ गया। अब कैपिटल गेन जो आएगा वो डॉलर में आएगा, रुपीज में आएगा। अब बस इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, लास्ट पॉइंट है बस। ये हमें कन्वर्ट करना है सेल के दिन के बाइंग रेट से। कैसे? एवरेज है बाइंग? रीजन बताऊं? बताऊं यार, रटोगे? बताऊं? सुनो ध्यान से, क्योंकि बाइंग रेट हमेशा सेलिंग रेट से कम होता है। सर बाइंग रेट हमेशा कम होगा ना, क्योंकि बैंक बेचेगा ज्यादा में, खरीदेगा कम में, तो बाइंग रेट कम होगा ज्यादा होगा। और अगर बाइंग रेट कम होगा तो गेन कम आएंगे ज्यादा आएंगे। अगर बाइंग रेट कम होगा तो गेन कम आएंगे ज्यादा आएंगे? कम आएंगे ना सर, बाइंग रेट कम है। नालायक को एक बात बताओ, अगर मल्टीप्लाई करोगे कम से तो कम ही गेन आएंगे ना, और अगर गेन कम आएंगे, फॉरनर को फायदा नुकसान, यहां पर भी फायदा दे दिया। मनमोहन सिंह जी जाते हैं बस तुम इंडिया में इन्वेस्ट करो, कि जो तुम्हारे गेन आएंगे ना उसको सेलिंग रेट छोड़ो, एवरेज छोड़ो, हम बाइंग रेट से कन्वर्ट कर लेंगे जी। ठीक है, अब लास्ट टाइम बोलना आपने, इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल, एक मैं होमवर्क दूंगा बट आज जरूर आपने घर से ट्राई करके आना है, वो बुक का ही क्वेश्चन है, आप एक बार घर से ट्राई करके आओगे, बाकी कल इसकी नोटिंग कराऊंगा और उसका होमवर्क, मतलब कल एक क्वेश्चन और करेंगे। लास्ट टाइम बोल देना मेरे पीछे, ठीक है? परचेज प्राइस मेरे पीछे, मेरे पीछे, चीटिंग नहीं करनी ना। हाँ हाँ जी, 1 2 3 स्टार्ट। परचेज प्राइस कन्वर्ट होगा परचेज के दिन के एवरेज से। सेल प्राइस कन्वर्ट होगा सेल के दिन के एवरेज से।
ईओटी भी कन्वर्ट होगा सेल के दिन के एवरेज से, कैपिटल गेन भी कन्वर्ट होगा सेल के दिन के बाइंग रेट से। ये नालायक क्या चल रहा है यहाँ पे वीडियो? हाँ। ऐसा माहौल नहीं, देखो सत्संग करना फिर ऐसा माहौल नहीं है। वीडियो का मतलब क्या है यहाँ पे कोई? हाँ, आप तो बाहर जा कह दो कि ये मस्ती ये कर रहे हैं यहाँ पे सर, समझा रहे थे। इधर सुना ध्यान से, एक बच्चा मेरे पास आके बोलता, कहता सर आप ना ये मतलब डांस बहुत बढ़िया करते हो। मगर तुम बाहर आके यही बोलते होगा, कभी ये नहीं बोला पढ़ाते भी बढ़िया है। मतलब ये कभी नहीं बोला होगा पढ़ाते भी अच्छे हैं, डांस बहुत बढ़िया करते हैं नालायक। हाँ जी, लास्ट टाइम बस, उसके बाद चल रही है जी एनर्जी के साथ, ठीक है जी। अब इकट्ठे बोलेंगे जी, 1 2 3 स्टार्ट। परचेज प्राइस कन्वर्ट होगा परचेज के दिन के एवरेज से, सेल प्राइस कन्वर्ट होगा सेल के दिन के एवरेज से, ईओटी भी कन्वर्ट होगा सेल के दिन के एवरेज से, कैपिटल गेन कन्वर्ट होगा सेल के दिन के बाइंग रेट से। क्या बात है, ठीक है जी। अब जो भी कैपिटल गेन आएगा, अगर वो गेन है तो आप टैक्स पे करोगे, अगर लॉस है तो आप दूसरी इनकम से खत्म कर दोगे। देन है जी। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं जी। गाने का फ्लो नहीं था, ये बन गया यहाँ पे, कोई फ्लो नहीं था ये। लो जी, इसकी नोटिंग आप करके आओगे या कल करोगे? कल, चलो, मुझे पता ही था वैसे हैं, सेम ही लिखना है, लिख के भी घर से आ सकते हो। वैसे जो लिख के आ सकता है, जो लिख के आ सकता है वो लिख के आ सकता है, नहीं तो फिर कल लिख लेना के। हाँ दी हुई है बुक, मैंने ग्रुप में डाली हुई है। क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं जी, क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं। पेज नंबर है 308, पेज नंबर 308, इलस्ट्रेशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है जी। ये आपका होमवर्क है, आपने घर से करके आना है जी, ठीक है नी सर? मौज कर दी हो। चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी कल की क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर जी, बाय बाय।